नमस्कार सभी को। तो दोस्तों फाइनली जनगणना की डेट आ गई है। 1 अप्रैल 2026 से दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज भारत में होने जा रहा है। और इस बार की जनगणना इसलिए भी खास होने जा रही है क्योंकि यहाँ पे केवल आंकड़ों का खेल नहीं होगा, केवल सर नहीं गिने जाएंगे, बल्कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा इम्तिहान भी होने जा रहा है। क्योंकि ये जनगणना अपने आप में बहुत व्यापक होने वाली है अगर इसको सही से कराया गया। 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी कि आरजीआई मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें उन 33 सवालों की लिस्ट दी गई है जो गणना करने वाले आपके घर आके पूछेंगे। लेकिन जैसे ही ये सवालों की लिस्ट सार्वजनिक की गई, गजट जारी किया गया, एक बड़ा ही पॉलिटिकल क्वेश्चन खड़ा हो गया कि आखिर जाति जनगणना का वो वादा कहाँ गया जिसका शोर पिछले 2 सालों से पूरे देश में सुनाई दे रहा था। दोस्तों बात यह है कि जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कितने करोड़ हैं, कितनी हमारी जनसंख्या है, चाइना को हमने बीट कर दिया ना। बेसिकली ये सरकार के लिए एक डेटाबेस होता है जिसके आधार पर अगले 10 सालों की योजनाएं, अस्पताल, स्कूल और यहाँ तक कि आपके हिस्से का राशन और आरक्षण सब कुछ तय होता है। भारत में आखिरी बार इस लेवल का व्यापक कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना साल 1931 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यानी पिछले 95 सालों में हम अपनी सारी नीतियां उसी जाति जनगणना के बेसिस पे बना रहे हैं। यानी कि एक पुरानी तस्वीर की जो धुंधली याद होती है ना, उसी पे नए डायग्राम भी बन रहे हैं। और आप दुनिया का कोई भी डेवलप देश देख लीजिए, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, वहाँ पे जाति जनगणना होती है। हालांकि वहाँ पे जातियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे रेस और एथनिसिटी यानी कि नस्ल और जाति जो पहचान होती है उस पर बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ की सरकारें ये मानती हैं कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि समाज का कौन सा हिस्सा पीछे छूट रहा है, तब तक हम सही मायने में विकास नहीं कर सकते। भारत में भी 2021 की जनगणना कोरोना के कारण टल गई थी, लेकिन जब 2025 में इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई कि अब जनगणना होगी, तो सबसे बड़ी मांग थी इसमें जाति जनगणना को शामिल करने की, यानी 1931 के तर्ज पे कास्ट सेंसस कराने की। तो इस बार जो 33 सवालों की लिस्ट जारी की है सरकार ने, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई सारे रेलेवेंट सवाल भी हैं और कई सारे सवालों पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। जनगणना के पहले चरण में आपके लाइफ स्टाइल से लेके आपके घर की बनावट कैसी है, इन सारी चीज़ों का काला चिट्ठा होगा। यानी कि शुरुआत के जो 7 सवाल होंगे वो बेसिकली आपके घर के बनावट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे। आपका घर किस मटेरियल का बना है, दीवारें ईंट की हैं या मिट्टी की है, छत पर लिंटर है या फूस है। और ये सवाल बेसिकली भारत की बदलती इकोनॉमिक रियलिटी को मापने के लिए है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और उसका लिंग पूछा जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार जब इतना डिटेलिंग में सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है, किस बात को लेकर नया डाउट शुरू हो रहा है और सरकार की मंशा पर शक जताए जा रहे हैं। तो देखिए, शक इसलिए जताए जा रहे हैं क्योंकि एससी और एसटी की तो बात हो रही है, पर ओबीसी को अदर कैटेगरी करके छोड़ दिया गया है। सवाल नंबर 12 में नोटिफिकेशन जो अभी आया है वो बाद में चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के मुताबिक सवाल 12 में पूछा जाएगा कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी या अदर श्रेणी से है। अब एससी एसटी के आगे जो अदर लिखा है, यहीं पे सारा मामला आके फंस गया। क्योंकि पिछले साल जब 30 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ने जाति जनगणना को हरी झंडी दी थी, तो उम्मीद तो सबको यही थी कि ओबीसी और उसके अंडर में भी जो तमाम उपजातियां हैं उनके लिए अलग से कॉलम होगा। लेकिन यहाँ तो एससी एसटी के बाद अदर लिख के सारे ओबीसी को उसी में लपेट दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या 60% से ज़्यादा जिनकी आबादी है उनको सिर्फ अदर लिखकर छोड़ देना उस सोशल जस्टिस के वादे के खिलाफ नहीं है जिसके लिए ही, जिसके आधार पे ही ये जाति जनगणना कराई जा रही है। अब जब आपको अदर ही लिख के छोड़ना है तो फिर मतलब ही क्या है इसका। और इस बार की जनगणना डिजिटली होगी, यानी कि 2011 में जो काम कागजों पर हो रहा था वो अब मोबाइल ऐप के जरिए होगा। सरकार ने इस बार कुछ नए और आधुनिक सवाल जोड़े हैं जो हमारी बदलती आदतों को भी दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल नंबर 27 है कि क्या आपके पास इंटरनेट है, क्या आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा फूड हैबिट्स पे भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है। अब हो सकता है कि 80% लोग कहते हैं हम तो 5 किलो वाला अनाज खाते हैं जो सरकार देती है, तो ये भी एक पॉइंट है। लेकिन सवाल सही है क्योंकि भले ही ये पहली बार पूछा जा रहा है, लेकिन जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ पे जो पोषण की स्थिति है, उसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है और इस बार बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ सवाल हटा दिया गया है।
मतलब कि आपके पास बैंक खाता है कि नहीं, इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और हो सकता है सरकार ने ये मान लिया है कि जन धन योजना के बाद अब हर किसी के पास बैंक खाता है। लेकिन जो सवाल डिजिटल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं, मोबाइल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या इंटरनेट आपको मिलता है या नहीं, तो ये सारे सवाल हो सकता है ज़रूरी हैं, लेकिन देखना ये है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्योंकि स्मार्टफ़ोन होने का मतलब, इंटरनेट होने का मतलब ये नहीं है कि देश का हर नागरिक सशक्त हो चुका है। जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, वो भी स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल डेटा के पीछे सामाजिक असमानता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जनगणना का ये डेटा जो आएगा, वो सीधे तौर पर डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को भी प्रभावित करेगा। 2026 के बाद लोकसभा की सीटों का भी दोबारा से निर्धारण होना है, उनकी संख्या बढ़ेगी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जनसंख्या को लेकर पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। दक्षिण के राज्य कहते हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छा काम किया है, तो क्या उन्हें कम सीटें देकर सजा दी जाएगी? वहीं दूसरी ओर बिहार ने अपना कास्ट सर्वे कराया था जब नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार थी। तो उस सर्वे ने जो आंकड़े पेश किए थे, उन्होंने भी मंडल आयोग के बाद की सबसे बड़ी बहस को तेज कर दिया था। जब बिहार में पता चला था कि ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है, तो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा के 65% तक करने की मांग भी उठी थी। ऐसे में जब मोदी सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का दावा कर रही है, ऐसे में ओबीसी को केवल अदर लिख के छोड़ दिया जाता है, उनका असली डेटा सामने आता ही नहीं है, तो विपक्षी दल इसको जाहिर सी बात है डेटा की चोरी और पहचान का संकट ही करार देंगे। और ये सही मायने में जातिगत जनगणना पूरी तरीके से होगी भी नहीं। अब सरकार की दलील हो सकती है कि जनगणना को बहुत जटिल बनाने से डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 140 करोड़ लोगों में जहाँ पे चांसेस है कि 60% से ज़्यादा ही ओबीसी वर्ग है, उनकी पहचान को आप अदर के ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इस बदलते दौर में अगर हम डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं, तो डेटा एक तरीके से नया ऑयल है, और अगर इस डेटा को हम अधूरा रखते हैं, तो भविष्य की जो हमारी नीतियां हैं, वो भी अपने आप में अपूर्ण होंगी। ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि क्या ये जनगणना सिर्फ मकानों और उपकरणों की गिनती बनकर रह जाएगा, या फिर उस सोशियो इकोनॉमिक एक्सरे का काम करेगा जिसका वादा किया गया था। तो जनगणना का ये महाअभियान 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है, और इसके बाद 2027 के शुरुआती महीनों से पॉपुलेशन की गिनती यानी कि लोगों की गिनती शुरू होगी, और तब तक इस देश में इन 33 सवालों के फॉर्मेट पर बहस होती रहेगी। अब देखना यह है कि इस बहस के बाद इस फॉर्मेट में कुछ बदलाव होता है, या ओबीसी को अदर की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि हमें ये समझना होगा कि जाति जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के सेल्फ रियलाइजेशन का मौका है। अगर हम आज ये नहीं जान पाए कि भारत के किस कोने में किस समाज के लोग किस हाल में रहते हैं, तो बेसिकली हम विकसित भारत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या सबका साथ सबका विकास का नारा बिना सबकी गिनती के सफल हो पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।